नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। मित्रों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आज हम ज्योग्राफी में बात करेंगे, ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, चलिए बात करते हैं कि चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ साइक्लोन की सर्वप्रथम विशेषता कौन सी है। जो आई ऑफ साइक्लोन आता है तो इसकी जो सबसे पहले विशेषता कौन सी, कैसे पहचाना जाता है, वो पूछ रहा है। तो इसका जो सबसे मतलब सर्वप्रथम जो विशेषता है वो है स्वच्छ नीला आकाश। सबसे साफ जो हमारा आकाश हो बिल्कुल स्वच्छ हो और नीला हो। तो अगर ऐसा दृश्यमान होता है तो आप कह सकते हैं कि चक्रवात की आंख या आई ऑफ साइक्लोन की ये विशेषता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं सेकंड के। क्या है कि अमेरिका के सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए, जैसे हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान का क्या नाम है, तो कालगुर्डी, ठीक है ना। तो उसी तरह अमेरिका की जो सबसे बड़ी सोने की खान है वो है होम स्टेक, ठीक है ना। और ये किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, दक्षिणी डकोटा। नाम बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने कि जो अमेरिका के 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में एक ये भी राज्य है दक्षिणी डकोटा। तो दक्षिणी डकोटा में जो अमेरिका की सबसे बड़ी खान होम स्टेक है वो वहाँ पे स्थित है। चले क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं कि जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है। जैसे हम जल की बात करें कि ये हमारा जल होता है, जब ये वेपोराइज होता है, ठीक है ना, वेपोराइज होके ये वाष्प बनता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो इज़ द राइट आंसर। क्या बोलते हैं, वेपोरेशन, ठीक है ना। तो ये होता है वेपोरेशन, इसको कहलाता है, या वाष्पीकरण क्रिया कहलाती है जब जल क्या होता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करते हैं कि फोर्थ क्या है कि एंडीज़ पर्वतमाला। देखिए एंडीज़ पर्वतमाला ये बहुत लंबी श्रृंखला है जो कहाँ पे है, ये आपका साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे ये स्थित है एंडीज़ पर्वतमाला, ठीक है ना। जैसे रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे, वो उत्तरी अमेरिका में है, उसी तरह एंडीज़ पर्वतमाला वो दक्षिणी अमेरिका में है। अब ये पूछ रहा है कि जो एंडीज़ पर्वतमाला है इसकी सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है एकांकागुआ, ठीक है ना। एकांकागुआ इज़ द राइट आंसर। एकांकागुआ इसकी एंडीज़ पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। जैसे हम अरावली की बात करते हैं, भारत में जो सबसे, भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत में है, कहाँ से, ये आपके गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान होते हुए दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना, रायसीना हिल, वहाँ तक जाती हैं। तो पूछता क्या है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ठीक है ना। तो उसी तरह एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम बात करते हैं कि सीमेंट उद्योग जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है ये स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी है। जाहिर सी बात है कि सीमेंट उद्योग है या सीमेंट जो इंडस्ट्री है, तो जो सीमेंट में पाए जाने वाले तत्व होंगे वही सबसे उनकी प्रमुखता होगी और वही सबसे प्रभावी कारक होंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला तथा जिप्सम। देखिए कोयला तथा जिप्सम जो उद्योग होता है, जो सीमेंट होता है उसमें प्रमुखता से यही पाए जाते हैं, कोयला तथा जिप्सम ही होते हैं और यही सबसे अधिक प्रभावी कारक भी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये कैसे पूछा गया है। जैसे हम पूछते हैं ना कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में कोई विशेषता बताइए, कोई 2 विशेषता बतलाइए। तो आदमी क्या कहता है, जिसको आता रहता, जो डीपली नॉलेज किया रहता है, तो पहला बताता है कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हमारे उत्तर प्रदेश या पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं, ये उत्तर भारत की नदियाँ, ये क्या होती हैं, वर्ष भर इनमें पानी रहता है। दक्षिण भारत की नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता, वो मौसम में सिर्फ बारिश के मौसम में रहता है। एक डिफरेंट तो ये हो गया। दूसरा जो डिफरेंट होता है कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं वो वृक्षाकार, जैसे ये पेड़ होता है ना, तो पेड़, ठीक है, ऐसे ये वृक्षाकार जो है क्या बनाती हैं, आकृति बनाती हैं।
और दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियाँ ये सीधी रेखा में जाती हैं। ये दो मेजर डिफरेंट हो गए। तो सेम उसी तरह ये पूछ रहा है कि जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में सामान्यतः बस्तियों का आकार होता है वो कैसा पाया जाता है। तो फैन जो होता है फैन के आकार का होता है, ठीक है ना। फैन भी कुछ इसी तरह होता है। जैसे हम टेबल फैन की बात करें तो जैसे हमारा ब्रिज है ना, तो ब्रिज के ही समान होता है। तो एक तो ऐसा ही प्रतिरूप जो हमारी बस्तियां होती हैं जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में होती हैं वो ऐसा ही प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है ना। और एक आपका फैन जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ना, इस प्रकार बीच में इनका केंद्र होता है और तीन साइड ये बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो कुछ नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं उनका जो बस्तियों का आकार होता है वो फैन के जैसा होता है, पंखे के जैसा होता है, ठीक है। चलिए सेवंथ की हम बात करते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवंथ भोक्सा, जैनसारी, खरवार और थारू जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। और जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये जो दीपावली होता है ना, हमारा दीपावली का जो त्यौहार होता है, तो दीपावली के त्यौहार को ये किसके रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। हम लोग खुशी के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो थारू जनजाति होती है ये शोक के रूप में मनाती है। तो एक क्वेश्चन तो ये आपका बन गया। दूसरा कि थारू जो जनजातियाँ हैं उनका उत्तर प्रदेश में निवास स्थान किधर मैक्सिमम है। तो जो हमारा तराई बेल्ट है ना, जैसे अम्बेडकर नगर हो गया और आपका जो गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, कुशीनगर हो गया, ये ऐसे करते हुए हमारे कुछ उत्तराखंड तक चले गए। तराई बेल्ट, तराई कौन होते हैं, जो हिमालय के नीचे स्थित हैं। हमारा गोरखपुर के आगे आप जाएंगे, सिद्धार्थ नगर के आगे जाएंगे तो हमारा हिमालय हो गया, हिमालय आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके ठीक नीचे यानी उसके सतह में जो स्थित होता है उसके निचले हिस्से में उसको हम तराई बोलते हैं। उसके आसपास के जो एरिया होते हैं तो वो तराई बेल्ट हमारा गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर ये सब जो है तराई बेल्ट में आते हैं। तो थारू जनजाति हमारे तराई बेल्ट में पाई जाती हैं और इसी तरह होते हुए उत्तराखंड तक चली जाती हैं। तो कभी कभी अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, उत्तराखंड है, तो आप उत्तराखंड भी मार सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उत्तराखंड में भी पाई जाती है थारू जनजातियाँ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। 8 क्या है कि निम्न में से किन क्षेत्रों में मकान की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं। देखिए हमारा जो मकान होता है ना, मकान, तो इनकी जो छतें होती हैं तो ये पूछ रहा है कि अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं। तो ऐसी जो छतें होती हैं वो किस जगह बनाई जाती हैं या किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो बनाई जाती हैं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे हमारा मेघालय हो गया, ठीक है ना, बंगाल हो गया, हमारा मेघालय के आसपास के जो एरिया हैं, तो इनको अत्यधिक ढाल बनाने का जो कारण होता है कि पानी जो वर्षा होती है तो वर्षा हो और तुरंत पानी क्या हो, नीचे गिर जाए, छत पे ना रुके और छत जल्दी ख़राब ना हो। विशेष तौर से यही एक कारण होता है, क्योंकि अगर हम कुछ इस तरह का छत बनाएंगे तो इस पर पानी टिका रहेगा, ठीक है ना। पानी भले गिर जाए लेकिन कुछ देर तक टिका रहेगा, जो छत को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसी तरह के जो छत बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट, निप्पन, निप्पन, निप्पन के नाम से हम जानते थे, ठीक है ना, निप्पन। ये मैं चूँकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चूँकि मैं तो जो पढ़ा हूँ कम से कम 5 से 6 जगह 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो निप्पन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, ठीक है ना। तो किस नदी पर किया गया, दामोदर नदी पर किया गया। कहाँ पे है भैया दामोदर नदी, उड़ीसा के साइड में, ठीक है ना। तो जो भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया वो दामोदर घाटी में किया गया, ठीक है ना, जो उड़ीसा में है। हमारा जो मध्य प्रदेश का जो अरावली जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, तो सतपुड़ा पहाड़ी के जो पूर्वी छोर है वहाँ से हमारी दामोदर नदी घाटी निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की संकर प्रजाति किस देश में पैदा की गई। पहले बात तो जानिए संकर प्रजाति क्या होती है। संकर प्रजाति होती है कि कोई भी बीज को उन्नत ढंग से उसको विकसित करके
पैदा किया जाए, जिससे उसकी पैदावार में वृद्धि हो जाए, उसको हम संकर प्रजाति कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया कि कोई भी बीज हो उसको हम उन्नत तरीके से विकसित करके पैदा करें और विकसित करें कि जिससे जो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, उसी को हम संकर प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में, ठीक है ना, इंडिया में ये संकर प्रजाति, कपास की संकर प्रजाति पूछ रहा है, ठीक है ना, तो कपास की संकर प्रजाति सबसे पहले इंडिया में विकसित की गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। विश्व में फेमस उलंग, ठीक है ना, विश्व में प्रसिद्ध उलंग एक चाय है, हम आपको बता दें, प्रसिद्ध उलंग। ठीक है ना, देखिए जैसा कि भी लिखा भी गया, फेमस उलंग या प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचेंगे कि चूँकि भारत में बहुत ज़्यादा चाय पैदा की जाती है तो भारत हो सकता है, नहीं तो ब्राज़ील हो सकता है, नहीं तो केन्या हो सकता है, नहीं तो श्रीलंका हो सकता है, नहीं मित्रों, ताइवान में। देखिए प्रसिद्ध ये उलंग चाय, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का जो कारण है, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है मैक्सिमम इंडिया में, केन्या में, ब्राज़ील में यही पैदा होती है, तो लोग सोचते हैं कि प्रसिद्ध उलंग चाय भी इन्हीं देशों में पैदा होती होगी, लेकिन नहीं, ताइवान में पैदा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। पहले तो आपको बता दें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी कर्क रेखा है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये निम्न में से क्या है। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी नहीं, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा बिल्कुल सही है। देखिए हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में जो है ये 0 डिग्री अक्षांश, हम जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हम जाते हैं 23.5 अंश, कितना 23.5 अंश, ये उत्तर साइड जाते हैं तो इसलिए उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और ये हमारी कौन से हो गई, कर्क रेखा। ठीक है, अब अगर हम साउथ की तरफ इधर आते हैं, कितना 23.5 अंश, ठीक है ना, 23.5 अंश आते हैं, लेकिन किधर आते हैं, साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, चलिए तो ये क्या है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतः भूमध्य रेखीय से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती जाती है। इसका सर्वप्रमुख कारण निम्न में से क्या है। सही बात है। चलिए हम बात भूमध्य रेखीय से ध्रुवों की तरफ अगर हम बात करें, भूमध्य रेखी से, चलिए ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा, और ध्रुव क्या है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम जब इधर जाते हैं नॉर्थ की तरफ या इधर आते हैं साउथ की तरफ, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, ये जो हमारा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। जो हमारा सूर्य होता है लगभग इन तीनों रेखाओं के बीच में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इन्हीं तीनों रेखाओं के मध्य घूमता रहता है। तो हमारा सूर्य जब इधर होता है तो नॉर्थ पोल पे कैसे बिल्कुल तिर्यक रेखा, मतलब सूर्य की रोशनी जा रही, यानी बहुत कम तापमान मिलेगा। तो कम क्या लिख रहा है, तापमान की मात्रा कम होती जाती है। इसका सर्वप्रमुख कारण निम्न में से क्या है, तो ये तिरछी रेखा जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है, सूर्य की किरणें नहीं, ये देखिए किरणें हैं, कुछ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये किरणें हैं। ठीक है ना, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, ठीक है ना, ये देखिए सापेक्ष तिरछापन है ना, तो ये इसका क्या है, सही आंसर है। और जाहिर सी बात है जब हमारा सापेक्ष तिरछापन जाएगा तो ये हिस्सा क्या होगा, बिल्कुल छायादार होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, और इसका टेम्परेचर यहाँ पे होगा तो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगा। तो जो भूमध्य रेखा के आसपास और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, तो क्या होगा, हमारा ये हिस्सा बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल कम तापमान, या तापमान ही सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो तापमान नहीं ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। ठीक है, चलें 15 की हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर निम्न में से कौन सा है। देखिए पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, जैसे ये पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे तो सर्वाधिक ऊंचाई पे
तो आप कहेंगे कि ऊंचाई पे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नहीं मतलब देखिए, हम पोल से पोल की बात करते हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इधर की हम बातें नहीं करते क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ये सब बराबर ऐसे हो जाता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पे या नॉर्थ पोल हो साउथ पोल, तो साउथ पोल पे तो जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो हम नॉर्थ पोल की ही जाहिर सी बात है, चूँकि पूरा जीवन इधर ही है। तो इधर जो सबसे ऊँचा नगर स्थित है उसको हम बोलते हैं लहासा, ठीक है ना। इसको शुद्ध ऐसे लिखा जाता है लहासा, आधा ल होता है, हा होता है शा। लहासा क्या होता है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि वे नियमित हवाएं जो कि गरजती चालीसा, चीखती चीखती, देखिए चीखती ये 50 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर, ठीक। ये चीखती 50 है, ठीक है ना। सिसकती 60 के उपनाम से जाने जाती है। और निम्न में से इस प्रकार की हवाएं कौन सी हैं या क्या कहलाती हैं? देखिए ये तो क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हम कह दें ये कम है, क्योंकि ज्योग्राफी की दृष्टि से ये हवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको हम 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम होता है गरजती चालीसा। गरजती चालीसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं, ठीक है ना। ये बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, इसलिए हमको गरजती चालीसा, क्योंकि शोर होता है। अच्छा, चीखती 50, इतना तेज़ हवाएं चलती हैं तो जब ये किसी चीज़ से टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि चीख रही हैं, यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ जो आती है तो ऐसा लगता है चीख रही हैं, ठीक है ना। कोई शोर हो रहा, आवाज़ हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चीखती 50 के नाम से भी जानते हैं। सिसकती 60, सिसकती 68, हवाओं में ऐसे जो आवाज़ें होती हैं वो दर मतलब कुछ दूरी के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे आदमी रोता नहीं है तो कभी तेज़ रोता है, कभी धीरे रोता है, तो सिसकता है, तो उसी हिसाब से इसको सिसकती 60 भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जो हवाएं होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये पछुआ हवाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पछुआ हवाओं को हम इस 3 नामों से जानते हैं। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, मैं आपको फिर से बताता रहा हूँ कि इसीलिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको डाले हैं। इसको हम 3 नामों से जानते हैं। क्यों जानते हैं मैंने बता रखा है, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना। तो पछुआ जो हवाएँ होती हैं इनको इन नामों से जाना जाता है। चलिए, तो ये आज का हमारा रहा 16 क्वेश्चन का PDF। नेक्स्ट फिर आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरा वीडियो अगर नए हैं आप तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे कमेंट, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें मित्रों। थैंक यू सो मच।